a mouse, cause I'm an albatross. तो नमस्कार सेना और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉमर्स शिक्षा पे। और आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 12वीं के समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 1 पर आधारित है। और आज मैं जिस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक ये स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है। मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं इस टॉपिक से। अब जैसा कि सबसे पहले हमारा टॉपिक था समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें हम आर्थिक मुद्दे और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में करते हैं। दूसरे शब्द में कहूँ तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इशू है, उसे हम एक कंट्री लेवल पे करते हैं, पूरे देश के स्तर पर। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था कि अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं का वर्गीकरण। जो वस्तु का वर्गीकरण है उसे 4 श्रेणी में बांटा गया है। चारों श्रेणी के नाम सुनिए। पहला नाम है अंतिम वस्तु यानी कि फाइनल गुड्स। दूसरा है मध्यवर्ती वस्तु यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरा है उपभोक्ता वस्तु यानी कंज्यूमर गुड्स। चौथा है हमारा पूंजीगत वस्तु यानी कि कैपिटल गुड्स। अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो वो सारी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है, यानी कि फाइनल है, रेडी है। वो किसके लिए? अपने यूजर के लिए, यानी कि अब उसे जो यूजर है वो यूज कर सकता है, उसमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे दूध आप क्या है दुकान से लोगे और डायरेक्ट उसको उपभोग कर सकते हो। मैगी है उसका भी डायरेक्ट उपभोग कर सकते हो। ये सारी चीजें हमारी क्या है? अंतिम वस्तु। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है मध्यवर्ती वस्तु। जो मध्यवर्ती वस्तु है वो सारी वस्तुएं जो पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। जैसा कि एक दुकानदार सामान खरीदता है, वो जो सामान खरीदता है वो पुनः बिक्री के लिए खरीदता है, ना कि अपने उपभोग के लिए। वो जितने भी सामान खरीदता है वो पुनः बिक्री के लिए खरीदता है, यानी कि वो एक दुकानदार से सामान लेकर हमें बेच देता है। तो वो जो उसके लिए वस्तु है वो कौन सी है? मध्यवर्ती वस्तु। तीसरा हमारा उपभोक्ता वस्तु। वो सारी वस्तुएं जो उपभोक्ता की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करता है, जैसा कि दूध, डबल रोटी, आइसक्रीम, ये सारी चीजें जो है जो उपभोक्ता वस्तु हैं। अब ये जो उपभोक्ता वस्तु हैं ये भी 4 तरीके की हैं। पहला टिकाऊ वस्तु यानी कि ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा सेमी ड्यूरेबल यानी कि अर्ध टिकाऊ। तीसरा सिंगल यूज। फोर्थ है हमारा नॉन मटेरियल। पहला जो टिकाऊ वस्तु यानी कि जो कई वर्षों तक जिसका उपयोग होता है, मशीनें वगैरह, फर्नीचर। दूसरा जो सेमी ड्यूरेबल है यानी कि जो अर्ध टिकाऊ है, उसको कुछ ही वर्षों तक होता है, 1-2 साल तक, जैसे हमारे कपड़े। तीसरा हमारा सिंगल यूज यानी कि जो एकल प्रयोग है, जिसका केवल एक ही बार प्रयोग होता है। आइसक्रीम, पेट्रोल, ये सारी चीजें क्या एक बार में ही खत्म हो जाती है। जो फोर्थ है हमारा नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल वो है जिसमें हमारा मटेरियल नहीं आता, यानी कि जिसमें सामान का लेन देन नहीं होता, जिसे हम सर्विस लेते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, मैं यानी कि टीचर है, जिसमें क्या है मटेरियल का लेन देन नहीं होता। अब हमारी चौथी पूंजीगत वस्तुएं। जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग होता है, जिनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है और उसका मूल्य उच्च होता है, यानी कि जो उसका प्राइस है वो बड़ा हाई होता है, यानी बहुत हाई प्राइस होता है, जैसे महंगी कहते हैं, जिसे महंगे प्राइस वाले होते हैं। अब इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में स्पेशल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इनके बेस पे। जैसे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक्स है जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ये है कि एक ही वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो वस्तुएं मध्यवर्ती है या अंतिम? तो ये निर्भर करता है कि वो वस्तुओं का प्रयोगकर्ता कौन है, यानी कि उसका यूजर कौन है।
अगर एक उपभोक्ता वस्तु को खरीदता है और उसका उपभोग करता है तो वो है अंतिम वस्तु। लेकिन अगर उसी वस्तु को एक उत्पादक खरीदता है, वो भी पुनः बिक्री के लिए, तो वही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु बन जाती है। फिर दोबारा से एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पर कि अगर एक उपभोक्ता मैगी खरीदता है तो उसका उपभोग करेगा प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अगर एक दुकानदार मैगी खरीदता है तो वो मैगी का उपभोग नहीं करेगा, वो उस मैगी को पुनः बिक्री के लिए दुकान पर लगाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी पर है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर क्या है। तो ये स्क्रीन पर आ रहा है आपके, इसे देख लीजिए चार्ट के रूप में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है। और अंतिम वस्तु के बीच में फर्क जानना इतना जरूरी क्यों? जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो किस मूल्यों का लें, क्योंकि हमारे पास सामने बहुत सारे मूल्य होते हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि एक साबुन बनाने वाली कंपनी एक साबुन को 4 रुपये में बना के तैयार कर देती है। अब वो 4 रुपये वाला साबुन डिस्ट्रीब्यूटर को 5 रुपये में दे देती है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को 6 रुपये में दे देती है, होलसेलर रिटेलर को 7 रुपये में दे देता है, और रिटेलर एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को वही 7 रुपये वाला साबुन 10 रुपये में बेच देता है। अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ तो ये 28 रुपये हो जाते हैं। तो मैं किस मूल्य को लूँ, 5 रुपये को, 6 रुपये को, 7 रुपये को कि 10 रुपये को, या 28 रुपये को लूँ? तो इस तरीके से ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, जिस कंफ्यूजन को हम कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, या हिंदी में कहें तो दोहरी गणना की समस्या। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए हम जो अंतिम वस्तु है सिर्फ उसी मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो ये इसलिए इतना महत्व है क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो सिर्फ अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल करते हैं। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि जितनी भी मशीनें हैं वो सारी की सारी पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। अब इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि उदाहरण की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आते हैं कि जैसे कि एक मशीन है, एक मशीन एक टेलर ने खरीदा और एक खरीदा एक उपभोक्ता ने, या आपका नाम ले लेता हूँ, आपका जो भी नाम है, जैन, सुमन, आपने एक मशीन खरीदी और एक मशीन खरीदी टेलर ने। आपने जो मशीन खरीदी उसका उपयोग आप घर पर करोगे, उस वस्तु को आप टिकाऊ वस्तु में शामिल करोगे, ना कि पूंजीगत वस्तु में। लेकिन अगर टेलर मशीन खरीदता है तो वो टेलर उसे टिकाऊ वस्तु नहीं कहेगा, वो उस वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में कई वर्षों तक प्रयोग करेगा। यानी कि यहाँ पर भी इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु का प्रयोगकर्ता कौन है। अगर एक उत्पादक कई वर्षों तक प्रयोग होने वाले वस्तु को खरीदता है तो वह वस्तु टिकाऊ वस्तु में शामिल की जाती है, ना कि पूंजीगत वस्तु में। यही वस्तु अगर एक उत्पादक खरीदता है तो वो टिकाऊ नहीं, पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। अगला टॉपिक आता है कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाती। ऐसा क्यों? ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं कहलाती हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण ये है कि हम पूंजीगत वस्तु में केवल उन्हीं वस्तुओं को लेते हैं जिनका प्रयोग बार बार होता है और कई वर्षों तक होता है। जैसा कि मैं एक उदाहरण लेके समझाता हूँ कि मान लो एक फर्नीचर हमने बनाया, फर्नीचर बनाने में हमने जो लकड़ी का उपयोग करा उसका उपयोग केवल एक ही बार होगा, जबकि जो लकड़ी है वो उत्पादक वस्तु है हमारे लिए, लेकिन हम उसे पूंजीगत वस्तु नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, उसी लकड़ी से हम बार बार चीज़ें नहीं बना सकते। जबकि पूंजीगत वस्तु कहता क्या है? पूंजीगत वस्तु ये कहता है कि हमें कई वर्षों तक इस्तेमाल करना है और बार बार करना है उसी वस्तु का। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।